Hello guys, welcome back to my channel. Let's recap this movie. फिल्म मिस्र के काहिरा से शुरू होती है, जहां सड़कों पर उथल पुथल मची है। शुरुआत में पता चलता है कि अमेरिकी पुरातत्वविदों की टीम ने रेगिस्तान में गहरे दबे एक नए पिरामिड को खोजा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पिरामिड शापित है और इसका खुलासा एक अपरिहार्य तबाही का कारण बनेगा। अराजकता के बीच एक डॉक्यूमेंट्री क्रू मिस्र के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक को फिल्माने के लिए आता है। मुझे उम्मीद है कि यह मेक्सिको के उन एलियंस से बेहतर होगा। साइट पर पहुंचने पर एक समाचार रिपोर्टर सनी और उसका कैमरामैन फिट्स खोज पर रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। वे पिरामिड का फुटेज दिखाते हैं, इसकी असाधारण प्रकृति पर जोर देते हैं। गिज़ा के पारंपरिक 4 तरफा पिरामिडों के विपरीत यह विशेष पिरामिड अपने 3 पक्षों के साथ अलग दिखता है। सनी बताती है कि पुरातत्वविदों की एक जोड़ी डॉ माइल्स होल्डन और उनकी बेटी नोरा अपनी इस असाधारण खोज से इतिहास को फिर से लिखने की क्षमता रखते हैं। जैसे ही सनी इस वास्तुशिल्प उपलब्धि की विशिष्टता के बारे में बताती है, कुत्तों के भौंकने से उसे लगातार बाधित किया जाता है। बाद में वो डॉ माइल्स होल्डन को बुलाकर उनकी खोज की बारीकियों के बारे में सवाल करती है। माइल्स स्पष्ट करता है कि कुछ प्राचीन ग्रंथ हैं जो भौगोलिक क्षेत्रों को अकानाटन के खोए हुए पिरामिड के संभावित स्थानों के रूप में संदर्भित करते हैं। वह अनुमान लगाता है कि यह उनके द्वारा खोजी गई असामान्य 3 तरफा वास्तुकला से संबंधित हो सकता है। इसके बाद क्रू नोरा के पास जाता है, जो कैमरे पर स्पष्ट करती है कि 3 तरफा पिरामिड राजा अखिनातेन का पिरामिड नहीं है। वह आगे कहती है कि जिस संरचना से वे निपट रहे हैं वह सतह के नीचे दबी हुई है। वह बताती है कि रेत को इतनी ऊंचाई तक बनने में सहस्राब्दियां लगती है, जिसका अर्थ है कि पिरामिड की संरचना अखिनातेन के शासनकाल से कई पीढ़ियों पहले की है। जब सनी पुरातत्वविदों द्वारा उपग्रहों के उपयोग के प्रतिरोध के बारे में पूछती है, तो नोरा बताती है कि कई वैज्ञानिक नवाचार को अपनाने या पारंपरिक पद्धतियों से विचलित होने में संकोच करते हैं। बाद में माइल्स और नोरा सनी को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले एक उपग्रह के बारे में बताते हैं और उसे वह विशिष्ट क्षेत्र दिखाते हैं जहां पिरामिड स्थित है। उन्होंने पिरामिड में अपना रास्ता बनाने के लिए एक सुरंग का पता लगा लिया है जो सीधे इसकी नोक तक जाती है। बस नोक तक वे वादा करते हैं। उत्सुक होकर सनी उपग्रह के बारे में और पूछती है और नोरा जवाब देती है कि बस एक थी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस नामक एक लेख से प्रेरित थी। यह तो मेक्सिको के अजीबोगरीब एलियंस है। फिर सनी यह पूछती है कि क्या एलियंस पिरामिड इस्तेमाल पृथ्वी पर आने के लिए कर रहे हैं, लेकिन नोरा हंसकर कहती है कि उसे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है। पूरी बातचीत में माइल्स सनी को सैटेलाइट्स की बात से दूर रखने की कोशिश करता है और उसकी जगह पुरातत्व पर ध्यान लगाने का सुझाव देता है। हालांकि सनी का तर्क है कि उपग्रह का पहलू महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पुरातत्व में एक नए युग की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है। यह असहमति माइल्स को परेशान करती है क्योंकि उसका मानना है कि शुद्ध पुरातत्व का सार खो रहा है। तकनीकी प्रगति के बीच हमें इसके लिए अपने नंगे हाथों का उपयोग करना चाहिए, ठीक उन गुलामों की तरह जिन्होंने इन चीजों को बनाया था। देर शाम नोरा फोन पर अपनी मां को मिशन के दौरान अपने सुरक्षित रहने का भरोसा दिला रही है। अभी उसे शॉर्टी नाम का रिमोट से चलने वाला रोवर दिखता है, जिसे उसके बॉयफ्रेंड और टीममेट माइकल जहीर ने डिजाइन किया है। एक रोबोटिक्स इंजीनियर, यह पता चला है कि शॉर्टी को मूल रूप से नासा द्वारा मंगल पर घूमने के लिए विकसित किया गया था, जिससे वे चुनौतीपूर्ण इलाके में नेविगेट कर सके। यह अंतर्निहित रिकॉर्डिंग क्षमताओं से लैस है, जो दृश्य और श्रवण दोनों डेटा को कैप्चर करता है। एक बार पिरामिड के अंदर, शॉर्टी कमांड सेंटर को रियल टाइम फुटेज प्रसारित करेगा, जिससे मिशन को बहुमूल्य सहायता मिलेगी। अगले दिन मिस्र के मजदूर जो सुरंग तोड़ रहे थे, माइल्स को बताते हैं कि उन्होंने पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता खोज लिया है। यह सुनकर माइल्स की टीम सनी और उसके समाचार रिपोर्टिंग क्रू के साथ सुरंग की ओर भागती है। अंतिम पत्थर को हटाने पर एक अप्रत्याशित विस्फोट होता है, जिससे एक फंगस के साथ मिश्रित एक जहरीली गैस निकलती है जो आसपास के क्षेत्र को घेर लेती है। टीम के सदस्यों में से एक जो इस हवा में सांस लेता है, उसे पैनिक अटैक आता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन उसकी हालत बिगड़ने से पहले चिकित्सा कर्मी जल्दी से पहुंचते हैं और उसे बचा लेते हैं। थोड़ी देर बाद माइल्स को पुरावशेष मंत्रालय से एक संदेश मिलता है, जिसमें अनुसंधान दल को 24 घंटे के भीतर क्षेत्र खाली करने का निर्देश दिया गया है। यह काहिरा में विरोध प्रदर्शनों के कारण हुई तबाही और व्यापक हिंसा के कारण है, क्योंकि स्थानीय लोग विदेशियों द्वारा उनके पिरामिडों में घुसपैठ के खिलाफ है। इस वजह से माइल्स अपने मिशन को छोड़ने और अगली सुबह तक चले जाने का फैसला करता है। हालांकि नोरा अपने पिता को कम से कम शॉर्टी को देखने भेजने के लिए मनाती है कि पिरामिड में असल में क्या हो रहा है। कुछ देर विचार विमर्श के बाद माइल्स अनिच्छा से रोवर वाहन को पिरामिड के अंदर भेजने के लिए सहमत हो जाता है। अगले दृश्य में एक मिस्र का कॉर्पोरल शाहिद उनकी जांच करने आता है और टीम को जल्द से जल्द जाने का आदेश देता है। माइकल, जो अरबी समझने वाला एकमात्र व्यक्ति है, अधिकारी को आश्वासन देता है कि वे अपनी गतिविधियों को समाप्त करने की प्रक्रिया में हैं और जल्द ही चले जाएंगे। इसके बाद शॉर्टी को इंटीरियर का नक्शा बनाने के लिए पिरामिड के अंदर भेजा जाता है। माइकल रोवर को कंट्रोल कर रहा है और अंदर घुसते ही उसे जहरीले धुएं के हल्के निशान मिलते हैं। पिरामिड के भीतर की दीवारें ओसिरिस का प्रतीक प्रदर्शित करती हैं, जो परलोक के मिस्र के देवता और पहले फिरौन थे। अचानक
शॉर्टी पर एक रहस्यमय आकृति द्वारा हमला किया जाता है जो मॉनिटर के पीछे की टीम को चौंका देता है, यह संदेह करते हुए कि यह पहले वाला ही कुत्ता हो सकता है। माइकल रोवर को और भी गहराई में चलाना जारी रखता है। घटनाओं के एक अप्रत्याशित मोड़ में रोवर ऑफलाइन हो जाता है और माइकल सभी बाहरी नियंत्रण खो देता है। अपने मिशन की विफलता के साथ माइल्स उन्हें घर लौटने का सुझाव देता है, लेकिन माइकल अपने $3 मिलियन के रोवर के बिना जाने से इनकार कर देता है। वह टीम को समझाता है कि उन्हें पिरामिड के अंदर जाकर उसकी महंगी रचना वापस लानी होगी। यह भी बताता है कि वो नासा से उधार पर ली गई है। माइल्स इस बारे में संशय में है, लेकिन टीम अंततः उसे मिशन के साथ आगे बढ़ने के लिए मना लेती है। शाहिद उन्हें अपना उपकरण बरामद करने के लिए 2 घंटे का समय भी देता है। इसके बाद माइल्स, नोरा, माइकल, सनी और फिट्जी पिरामिड में आगे बढ़ते हैं। अंदर जाने के बाद नोरा अपनी डायरी का दस्तावेजीकरण करने के लिए अपना कैमरा निकालती है। माइल्स लगातार टीम को किसी भी चीज को छूने के खिलाफ चेतावनी देता है क्योंकि प्राचीन संरचनाएं बहुत अस्थिर हैं, जिससे किसी भी समय ढहने का खतरा होता है। थोड़ी देर बाद माइकल को अपने रोवर का टूटा टुकड़ा मिलता है, जिससे वो चिंतित होता है। गहराई में जाने पर नोरा को ऊपर जाता एक छेद दिखता है और वो टीम को खोजबीन करने को कहती है। चढ़ने पर वे विभिन्न वस्तुओं और संरचनाओं से मिलते हैं जो उन्हें और भी उत्सुक बनाता है। नोरा को सूखे खून से सनी एक धातु की संरचना भी मिलती है। एक चेतावनी संकेत होने के बावजूद वह लापरवाही से आगे की जांच के लिए नमूना ले लेती है। उनके उतरने के दौरान माइल्स को सहारा देने वाला मार्गदर्शक तार अप्रत्याशित रूप से टूट जाता है, जिससे टीम अपनी दिशा खो देती है। रास्ता भटककर वे एक कमरे में पहुंचते हैं जहां माइकल को अपना खोया हुआ रोवर मिल जाता है। हालांकि कमरे का नाजुक फर्श उनके नीचे ढह जाता है, जिससे टीम एक गड्ढे में गिर जाती है। हालात को और भी बदतर बनाने के लिए मलबे का एक बहुत बड़ा टुकड़ा माइकल पर गिरता है, जिससे उसका पैर बुरी तरह कुचल जाता है और वो वहीं फंस जाता है। टीम उसे बचाने की उनके संघर्ष के बीच सनी को एक छेद मिलता है, तो वह बाहर निकलने और मदद मांगने के लिए बाहर चढ़ने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह ऊपर चढ़ने लगती है, उस पर अप्रत्याशित रूप से एक कमजोर बिल्ली जैसे प्राणी द्वारा हमला किया जाता है जो उसके चेहरे पर खरोंच मारता है। ओह, मुझे बिल्लियों से डर लगता है, इसलिए वो पीछे हट जाती है। थोड़ी देर बाद माइल्स एक दरवाजे पर खुद ही चेतावनी पड़ता है जो उन्हें अंदर जाने से रोकती है। वह सुझाव देता है कि सेना के उन्हें ढूंढने आने तक उन्हें इंतजार करना चाहिए, लेकिन नोरा सहमत नहीं है क्योंकि माइकल के पास वक्त कम है और वो बाहर जाने का कोई और रास्ता खोजती है। उसे अकेला छोड़ने से पहले वो उसे मशाल देती है, चूमती है और वापस आने का वादा करती है। लेकिन कुछ मिनट बाद सब माइकल की चीखें सुनते हैं और माइल्स और नोरा उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं। जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं तो वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि उसका कटा हुआ पैर एक चट्टान के नीचे दबा हुआ है। जमीन पर खून के धब्बे बताते हैं कि उसे एक शाफ्ट में घसीटा गया था और किसी खून के प्यासे शिकारी ने उसे खा लिया था। इस हादसे से नोरा टूट जाती है, लेकिन उसके पिता उसे टीम के साथ रहकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हिम्मत देते हैं। जैसे ही वे सनी और फिट्जी से फिर मिलते हैं, माइल्स सच छुपाकर उन्हें बताता है कि माइकल पत्थर हिलाने की कोशिश में खुद कुचल गया। टीम फिर सुरंग से आगे बढ़ती है और नोरा को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसका अनुमान सही साबित होता है क्योंकि जल्द ही जीवों का एक झुंड उनका पीछा करता है। घबराहट की स्थिति में वे अपनी गति तेज कर देते हैं और शाहिद से मिलते हैं जो उन्हें बचाने के लिए वहां है। सैनिक ज्यादातर छोटे जीवों को तो मार गिराता है, पर आखिर में एक बड़ा शिकारी उस पर हमला करके उसे खा जाता है। यह देखकर माइल्स जल्दी से समूह को सभी लाइटें बंद करने और पता चलने से बचने के लिए चुपचाप एक कोने में छिपने के लिए कहता है। निश्चित रूप से ये चीजें अंधेरे में देखने के लिए विकसित नहीं हुई हैं। इस तनावपूर्ण क्षण के दौरान फिट्जी ने नोटिस किया कि सनी के चेहरे के निशान संक्रमित हो रहे हैं और उसकी आंखें भी ठीक नहीं लग रही हैं। कुछ समय बाद टीम एक नक्काशीदार भित्ति चित्र पर ध्यान देती है जो मृतकों की पुस्तक के अंशों को दर्शाता है और अमरता प्राप्त करने की दिशा में इसका मार्गदर्शन। माइल्स बताते हैं कि यह अंतिम निर्णय की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां आत्माओं को मृत्यु के देवता अनुबिस द्वारा सत्य की देवी मोड द्वारा धारण किए गए विशाल पैमाने के विरुद्ध तौला जाता है। यदि तराजू संतुलित होता है तो आत्माएं परलोक में चली जाती हैं। इसके बाद पूरा ग्रुप एक और सुरंग में आगे बढ़ता है जहां माइल्स से अनजाने में एक मशीन चालू हो जाती है जो उन्हें रेत में दफनाने वाला बूबी ट्रैप है। हे भगवान, अब ये बूबीज नहीं। जैसे ही सुरंग रेत से भरने लगती है, समूह खुद को बचाने के लिए जितनी तेजी से हो सके दौड़ता है। इस अफरा तफरी में सनी एक गड्ढे में गिर जाती है और कई किलो में धंस जाती है। उसे बचाने की कोशिशें नाकाम रहती हैं और वो चोटों से दम तोड़ देती है। सब गम में है, पर उन्हें बचने के लिए आगे बढ़ना ही होगा। कुछ देर बिना किसी सुराग के चलने के बाद उन्हें शॉर्टी का एक और लापता हिस्सा मिलता है। पिक्सी को पता चलता है कि बाहरी दुनिया से संपर्क साधने के लिए वो अपने एंटीना का दोबारा इस्तेमाल कर सकता है। वो होशियारी से रोवर को कैमरे से रिवायर कर उसे रिकॉर्डिंग के लिए बिल्कुल तैयार कर देता है। माइल्स फिर एक वीडियो संदेश भेजता है जिसमें बताया गया है कि वह अपनी बेटी और एक कैमरामैन के साथ खुदाई स्थल में फंस गया है और उसे मदद की जरूरत है। इसके अतिरिक्त वह यह भी चेतावनी जारी करता है कि पिरामिड घातक जीवों से भरा है, इसलिए जो कोई भी बचाव के लिए आने का फैसला करता है उसे बंदूकें लानी होंगी। बाद में माइल्स एक छिपा हुआ दरवाजा खोजता है और खोल लेता है जो दफन कक्ष की ओर जाता है। अंदर जाने पर उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिलता है। मृतकों के कई अवशेष
आगे खोज में समूह को 19वीं सदी के खोजकर्ता का शव और उसकी पत्रिका मिलती है, जिसमें भाग निकलने का एक संभावित रास्ता बताया गया था। हालांकि इससे पहले कि वे जानकारी को पूरी तरह से समझ पाते, एक पंजे वाला हाथ अचानक माइल्स की छाती को चीर देता है। बिल्कुल गेरो की तरह उसका दिल बाहर निकाल लेता है। नोरा पिता के लिए चिल्लाती है, पर फिट्जी उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले जाता है। बदकिस्मती से मकबरा बंद हो जाता है और वे अंदर फंस जाते हैं। कोई और विकल्प न होने पर फिट्जी लगातार डर में जीने के बजाय उस घातक जीव का सामना करने का एक बहादुर निर्णय लेता है। जैसे ही वह धीरे धीरे दफन कक्ष में लौटता है, वह देखता है कि माइल्स अभी भी जीवित है और एक बड़े तराजू से बंधा हुआ है। फिट्जी इस भयावह दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर लेता है जब वह जीव माइल्स के दिल को तौलता है, ताकि परलोक के लिए उसकी योग्यता का निर्धारण किया जा सके। इसे अशुद्ध पाकर वह जीव दिल खा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी अंतिम मृत्यु हो जाती है। इसके बाद फिट्जी नोरा के पास लौटता है और उसे कैप्चर की गई फुटेज दिखाता है, जैसे कि वह पहले से ही काफी डरी हुई नहीं थी। नोरा उस जीव की पहचान अनुबिस के रूप में करती है, जो एक सियार और मानव का संकर है, जो अशुद्ध या दोषी लोगों के दिलों का सेवन करता है। अनुबिस के जाने के बाद फिट्जी मृत सैनिक से बंदूक लेने जाता है, जबकि नोरा अपने पिता के बेजान शरीर से एक फ्लेयर लेती है। कुछ क्षण बाद उसे कक्ष में एक लिखित पाठ मिलता है और वह एक ऐतिहासिक वृत्तांत को समझती है। पिरामिड अनुबिस को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो स्वर्ग के अंतिम द्वार तक पहुंचने के लिए अपने पिता होसिरिस के साथ फिर से मिलना चाहता है। कुछ देर तक कक्ष में इधर उधर देखने पर दोनों को एक रस्सी की सीढ़ी के साथ एक शाफ्ट मिलता है और वे अनुमान लगाते हैं कि सैनिक उसी रास्ते से पिरामिड में घुसे होंगे। बिना किसी देरी के नोरा रस्सी पर चढ़ना शुरू कर देती है और फिट्जी भी उसके पीछे पीछे चढ़ता है। अचानक उन पर अनुबिस द्वारा हमला किया जाता है, जो फिर फिट्जी को छीन लेता है। यहाँ बचने के लिए नोरा ऊपर चढ़ती रहती है, पर अनुबिस भी उसके पीछे आ जाता है। घबराहट में वह फ्लेयर जलाती है और किसी तरह उस जीव को खुद से दूर धकेल देती है। वह अपनी अत्यधिक थकावट के बावजूद रस्सी के शीर्ष तक पहुंचने के लिए इस अवसर का उपयोग करती है। वह लगभग सतह पर बाहर होती है जब अनुबिस फिर से प्रकट होता है और उसे पकड़ लेता है। जब नोरा को होश आता है तो वह खुद को दफन कक्ष में एक कमरे से बंधा हुआ पाती है और फिट्जी को भी मदद के लिए बेताशा गुहार लगाते हुए देखती है। अफसोस, अनुबिस ठीक उसके सामने ही फिट्जी का चेहरा बुरी तरह कुचल देता है। मुझे तो लगा था कि उसे दिल पसंद है, पर शायद CGI बजट में सिर्फ एक की ही गुंजाइश। अत्यधिक आतंक के बावजूद नोरा चतुराई से काम करती है। वह अपने बंधनों को काटने के लिए अपने हाथ में छिपे एक ब्लेड का उपयोग करती है। आजाद होने के बाद वो उसी ब्लेड से अनुबिस का गला काट देती है। जैसे ही वह जीव दर्द से कांपता है, खतरनाक बिल्लियों का एक झुंड दिखाई देता है और उस पर अपना हमला शुरू कर देता है। इस ध्यान भटकाव के बीच नोरा भाग निकलती है, लेकिन पिरामिड के निकास से ठीक पहले वह बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो वह एक छोटे लड़के को अपना कैमरा पकड़े हुए देखती है, जो खरोंच और संक्रमण से पीड़ित है। नोरा लड़के से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, अनुबिस अंधेरे से प्रकट होता है और उन पर झपटता है और स्क्रीन काली हो जाती है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए एक लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।